नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी 20 साल की हूँ। मैं दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहती हूँ। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे काला पन्ना बनकर रह गई। उन लड़कों ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और बस एक रात के लिए अपने साथ ले गए थे। जब पांचों लड़कों ने मेरे साथ अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया, मगर वो जैसे ही कमरे के अंदर आया उसकी चीख निकल गई। सच कहूं तो हालात इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती हैं। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफर पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक लड़कों ने मुझे नचा डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से स्वीकारा था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिसमें उठने वाली दर्द भरी लहरों का। पहले ही 2 लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सर जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के बदले कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थीं जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सभी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। ये पहली दफा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, उसके और भी दोस्त बाहर इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी सिद्धि मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही ज्यादा मुझ पर भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरती इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कांप गई। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद न हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझ पर अत्याचार किया था। जगह जगह उसके दांतों और नाखूनों के निशान पड़ चुके थे। और फिर बाकी उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ में जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और ये एक रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझमें इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर पाती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेटे रहते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी नसीब के इंतजार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल पाती जिसके पास ना तो तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि पिताजी के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। पिताजी घर में अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि पिताजी कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही पिताजी से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर पिताजी का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते,
प्रिया बेटी, तू फिक्र न कर, दिन तेरे भाग्य भी जग उठाएंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता था। और फिर पिताजी नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। जब हम पर सुबह ये बात खुली कि पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पिताजी हमारे लिए कितने थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से तो हम वंचित नहीं थे। पिताजी के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें घर का बिल ही चुकता हो पाता। इसमें भी हर स्कूल वाला मेरा तजुर्बा पूछता और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। कॉलर वाला एक फीता मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हों और वो भारी मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पिताजी की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थीं। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वो दरवाजे तक क्यों चली आईं, तो माँ रोते हुए कहने लगीं, बेटा, बिजली के बिल वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पा रहे थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसुओं ने मेरे लिए फैसला बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा सहारा हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करनी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया जाता है। मैंने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। उस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की दुआएं दी। अगली दोपहर 2 बजते ही मैं पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपनी यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदली। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम हर आने जाने वाले को इज्जत से वेलकम करोगी। और फिर गुस्सा होकर कहा, ये कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाई। वो बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वो लड़की कहने लगी, ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थीं। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। पिताजी मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे,
फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सिर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी ग्राहकी जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि ये मेरी नौकरी का नियम था। वे जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इतने करीब आ जाते कि मेरी सांस रुकने लगती। ये पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटरों की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप्स के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल चुका दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 25-26 साल के नौजवान थे, जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े कुन से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया और फिर एक दिन माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तो अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 27 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थीं। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी, क्या बात है प्रिया, आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की जरूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा किया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गईं और कहने लगी, न जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे तेरी मिन्नत न करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखाया था। वो ठीक ही कह रही थीं। अगर पिताजी जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को फिर गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है एक पिता, वो अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने आप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। वो लड़के अब भी रोजाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
वो बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं? हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पांचों ने फौरन ही मुझे 1 लाख रुपए की ऑफर कर दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे 1 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनका एक काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थर थर कांप गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबराकर कहा, मैं एक शरीफ घर से संबंध रखती हूं और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह टूट चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थीं। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का ख्याल सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम न हो सका था और माँ मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थीं। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है, वो भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तारीख पक्की कर दीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जान पहचान का ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उस बिस्तर पर खून में तड़पती रह जाती। मैंने माँ को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उनके दोस्तों से वो 1 लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वो 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब की मदद करने वाले लोगों की गिनती न होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हों। जिंदगी कभी कभी इतनी बेदर्द हो जाती है कि इंसान को वो रास्ते चुनने पर मजबूर कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। मजबूरी कभी भी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उस मजबूरी से लड़कर निकलने का हौसला ही उसकी असली ताकत है। हर घाव एक सबक देकर जाता है और हर तकलीफ एक ताकत बनकर आती है। किसी की गलती को अपनी नियति मत बनने दो। समाज की बंदिशें और मजबूरियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अपने आत्मसम्मान की लौ को कभी बुझने मत दो। तुम्हारी यात्रा कठिन थी, लेकिन तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। दोस्तों,
मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।